अस्सलाम वालेकुम। चल तो हमने डिस्कस किया था सुपर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो सुपर फंक्शन के बारे में हमने क्या देखा था कि अगर हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, अगर हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है और अगर हमारे पास पेरेंट नहीं कंस्ट्रक्टर है तो क्या मसला होता था? सिर्फ चाइल्ड का चलता था। स्क्रीन आप एक बार शो रही है स्क्रीन पर? ठीक है, तो चाइल्ड का चल पड़ता था और पेरेंट वाला कॉल नहीं होता था। तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या करते थे, हम सुपर फंक्शन का यूज़ करके पेरेंट वाले को भी कॉल कर लिया करते थे। ठीक है, अच्छा इस एग्जाम्पल को हम देख रहे थे लास्ट टाइम। इसमें क्या देखा था हमने? देखें, सबसे पहले तो हमारे पास क्या मौजूद है, एक पेरेंट क्लास मौजूद है फ़ोन जिसका हमने नाम दिया हुआ है, और सिंपल वही कंस्ट्रक्टर मौजूद है और एक मेथड है बाय का। सही। अच्छा, अब होता क्या है, जब चाइल्ड क्लास बनाई हमने पेरेंट को इनहेरिट किया, तो बात हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि अगर मैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने वाला हूँ, अगर मुझे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है और अगर उस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स मौजूद हैं, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है पेरेंट का, तो हमें वो सारे के सारे पैरामीटर्स चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिखने होते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या किया, जो प्राइस, ब्रांड और कैमरा जो हमारे पास मौजूद थे पेरेंट के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो हमने चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में भी मेंशन कर दिए। ठीक है, फिर हमने एक लाइन लिख दी और फिर सुपर लिखा। ठीक है, सुपर चूँकि फंक्शन है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स हमें लाजमी लगाने होंगे इस तरीके से, राइट। और फिर चूँकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो डॉट करके क्या लिखा मैंने, इनिट लिखा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम इनिट होता है तो इनिट लिख दिया और फिर वो सारे के सारे मैंने पैरामीटर्स को दोबारा लिखा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ऐसा इस वजह से हो रहा है, आपको मालूम है कि जब भी हम क्लास बनाते हुए कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर लिखते हैं ना, तो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ये समझिएगा बात को, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसी टाइम को उसकी वैल्यूज देनी होती है, आर्गुमेंट जिसको हमने कहा था। सही है, तो जब मैं इस स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, तो देखें मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, मुझे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। ठीक है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, मुझे तीनों वैल्यूज देनी पड़ती हैं। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन करूंगा, वो सारी की सारी वैल्यूज प्राइस, ब्रांड, कैमरा और अपने करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स में आके सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, असल में यहाँ पे कॉल तो कर रहा हूँ उस कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट वाले को, लेकिन मैं साथ ही साथ उसमें वैल्यूज भी भिजवा रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज ऊपर से आ रही है, प्राइस की वैल्यू ऊपर से आई, यहाँ पर मैंने ऊपर भिजवा दी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर। सिमिलरली ब्रांड और कैमरा को भी मैंने ऊपर भिजवा दिया। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा वो, तो फिर क्या होगा आपके पास, इन तीनों ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, उसमें भी जाकर हमारा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या किया, क्योंकि हमारे पास OS और RAM ये दोनों पैरामीटर्स हैं किसके, चाइल्ड के, तो हमने क्या किया, उस चाइल्ड के लिए जो नॉर्मली हम लिखते हैं उस तरीके से हमने लिख दिया और फिर दोबारा से क्या किया, एक मैसेज को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपसे तो वैल्यूज लिख देता हूँ। तो 30,000 किस में जाएगी, प्राइस में, ब्रांड में जाएगा एप्पल, कैमरा में रैंडम वैल्यू मैंने लिखी हुई है 15 चली जाएगी, OS में चले जाएगा मैकिन्टोश, ठीक है, और रैम में चलेगी 16। सही है, अच्छा अब आप लोग जरा बताएंगे फ्लो क्या होने वाला है। जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगा तो क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। जी, क्वेश्चन दोबारा, कि भाई जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे क्या मैसेज देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कौन सा मुझे मैसेज देखने को मिलेगा, क्या सीक्वेंस होने वाली है। एनीवन? बिल्कुल, पहले ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल, फिर आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके अंदर पहली की लाइन पर हमने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, तो मुझे दूसरी लाइन ये वाली मिलने वाली है। बिल्कुल सही है, और उसके बाद फिर थर्ड टाइम में मुझे ये वाली लाइन प्रिंट होकर मिल जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वही चीज़ आ गई, टॉप ऑफ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर आ गया, फिर वो फोन कंस्ट्रक्टर आ गया और हमारे पास ये वाला मैसेज आके प्रिंट हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ लेट से एस डॉट ब्रेंड, ठीक है, एस डॉट ब्रेंड, तो सिंस हमने डेटा स्मार्टफोन क्लास के अंदर से भेजा था कहाँ पर, पेरेंट के पास था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सक्सेसफुली इस ब्रेंड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अगेन प्राइस, क्या मुझे प्राइस मिलेगी? अगर मैं प्राइस को लिखूँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट होने की वजह से नहीं मिलेगी। और सिंस मेरे पास कोई गेटर सेटर मेथड ही मौजूद नहीं है जिसकी मदद से मैं उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को कुछ चेंज कर सकूं या उसको गेट कर सकूं, तो मुझे वो भी मतलब उसकी मदद से भी मैं कर सकता था, लेकिन वो मौजूद नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई आपको? सही है। इसकी सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल एंड में कॉल कर लें, इसको चाहें तो ऊपर रख लें, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे ले आएँ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर में ही सुपर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें उसको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, फिर पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली उस ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ठीक है। कोई मसला है इसमें? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये देखें, सुपर का जो फंक्शन है मैं बाहर यूज़ कर रहा हूँ क्लास के, ठीक है, क्लास तो नहीं है ना मेरी, ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल क्लास के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्या ख्याल है, ये सुपर का जो फंक्शन है, सुपर फंक्शन, ये काम करेगा इस तरीके से? मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए मेरे पास बाय मेथड मौजूद है ना, पेरेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है, पेरेंट में मौजूद है मुझे। तो अगर मैं एस डॉट सुपर और डॉट बाय लिखूँ तो सोच के बताएं कि ये क्या इस तरह से लिखना सही है या एरर आएगा, क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट है आपका कि देखें हमने इनहेरिट किया हुआ है ना भाई फ़ोन को, स्मार्टफोन के अंदर फ़ोन क्लास को स्मार्टफोन में इनहेरिट किया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि सारी ऊपर वाली फंक्शनलिटीज़ नीचे मेरे पास अब मौजूद होंगी, और फिर मैंने सुपर करके उसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लिया, ठीक है। तो मेथड तो पहले ही अवेलेबल था, लेकिन सुपर की मदद से ये वाला कंस्ट्रक्टर भी नीचे अब कॉल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एस डॉट करूँ, ठीक है, एस डॉट करके बाय कॉल करूँ तो क्या ये काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेगा। तो ये वाली चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि भाई ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर ऊपर वाली क्लास का मेथड मुझे कॉल करना है तो सुपर में यूज़ कर लूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई यूज़ करने की कोशिश करेगा तो ये बिल्कुल गलत है। सुपर फंक्शन क्लास के बाहर काम नहीं करता, सुपर फंक्शन क्लास के बाहर काम नहीं करता, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा। तो क्या बता रहा है भाई, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सुपर। सुपर पे मसला कर रहा है कि भाई सुपर का उसको कुछ पता ही नहीं कि सुपर क्या चीज़ है, सही है। तो याद रखिए कि अगर आपको कोई भी पेरेंट का कोई मेथड या पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा सुपर की मदद से, तो सिर्फ वो क्लास के अंदर ही उसका स्कोप है, क्लास के बाहर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इस चीज़ को देखें, बाकी तो सारा कोड वही लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सुपर फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये चाइल्ड क्लास का क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सारा कोड वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सुपर लिखा, मैंने ब्रैकेट्स बनाए और मैं डॉट करके किसको कॉल कर रहा हूँ, ब्रेंड को कॉल कर रहा हूँ, सही है। अब कुछ सेकंड्स लें और ज़रा सोच के बताएं कि क्या तरीका सही है गलत है। वैसे तो यहाँ पे कमेंट में डालना भूल गया, सॉरी। हाँ बिल्कुल, देखें सुपर जब हमने किया, सुपर जब हमने करके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम सारी ही ऊपर वाली कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स को नीचे कॉल कर रहे हैं, नीचे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इनहेरिट कर पा रहे हैं, सही। तो ये क्या वजह है, मतलब सुपर क्यों लिख रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। सुपर लिखने की तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है। और दूसरी चीज़, सुपर करके अगर हम किसी पेरेंट की एट्रीब्यूट को डायरेक्ट, मैं एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा हूँ ना, जरा देखें ब्रेंड क्या है, एट्रीब्यूट है, तो मैं सुपर करके ब्रेंड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये एरर दे देगा, ये तरीका सही नहीं है। याद रखें, सुपर करके अगर हम
किसी चीज़ को कॉल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वो कौन सी चीज़ होगी, आपके मेथड्स कॉल होंगे। सुपर करके, सुपर फंक्शन का यूज़ करके पेरेंट क्लास से आप सिर्फ किसको कॉल कर सकते हैं, मेथड्स को। अलग अलग करके एट्रीब्यूट्स को हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अलग अलग करके हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो ये कोड तो चल जाएगा, लेकिन जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, उस टाइम पे मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं मतलब, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सुपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ब्रांड, मतलब तरीका सही नहीं है सुपर करके उस ब्रांड को कॉल करने का। अगर मुझे कॉल करना ही है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताएगा? अगर मुझे एग्जैक्टली अगर मुझे पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस करना ही है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट ब्रांड लिखूंगा, ठीक है, और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसका सिंपल तरीका ना आप लोग माइंड में ये भी बिठा सकते हैं। देखें, आप लोग मुझे बताएं, मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले तो। मेरा स्मार्टफोन का एक ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट ब्रांड, ठीक है, मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है, मिल रही है ना। हमने ये बात की थी शुरू में कि भाई क्लासेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो मेथड्स हैं उनको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो एस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो ब्रांड को एक्सेस कर पा रहा है। फिर हमने दूसरी बात ये कही थी कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है ना क्लास में, वही क्या होता है, सेल्फ होता है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं क्लास के बाहर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट करके उस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो क्लास के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सेल्फ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो इसीलिए हम अगर यूज़ करना ही चाहते हैं यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करेंगे और हमारा वो पेरेंट का एट्रीब्यूट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे इसके इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अब जरा इसकी समरी पढ़ लें एक मरतबा, सारे इसको पढ़े जरा जल्दी से। A class can inherit from another class, मतलब एक क्लास जो है दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। जिस तरह हमने देखा कि वो पेरेंट को हम किसमें, चाइल्ड में इनहेरिट कर पा रहे होते थे। सिंपल सी तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा है। इनहेरिटेंस इंक्लूड्स कोड रीयूज, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी कि भाई अगर आपके पास कोई एक सेम फंक्शनैलिटी है, आपने वो 5-6 क्लासेस में इंप्लीमेंट करनी है, तो रादर देन कि हम उस फंक्शनैलिटी को हर क्लास में लिखें, तो उसका अच्छा सोल्यूशन क्या होगा कि एक पेरेंट क्लास बना दें, ठीक है, उसमें उस फंक्शनैलिटी को रख दें और उसको इनहेरिट कर लें अपनी डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये उसका यूज़ है कि हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। चलें थर्ड पॉइंट जरा देखें जल्दी से। कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट्स मेथड्स आर इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास। सही बात है, सब कुछ इनहेरिट हो जाता है ना, पेरेंट से जब चाइल्ड में इनहेरिट करते सब कुछ इनहेरिट हो जाता है। अच्छा, लेकिन फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, द पेरेंट हैज नो एक्सेस टू द चाइल्ड क्लास। पेरेंट हैज नो एक्सेस टू द चाइल्ड क्लास। हम पेरेंट को इनहेरिट तो कर सकते हैं चाइल्ड के अंदर, लेकिन जब हमने पेरेंट को चाइल्ड में इनहेरिट किया तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि मैं पेरेंट के अंदर भी चाइल्ड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ, समझ रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कर सकता। सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टीज किस में आएंगी, चाइल्ड में आएंगी। चाइल्ड में जो भी मेथड्स मौजूद हैं, जो भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, वो सिर्फ चाइल्ड के अंदर है, वो पेरेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। सही है। फिफ्थ पॉइंट, प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली इन द चाइल्ड क्लास। ये बात भी सही है कि भाई जो आपने पेरेंट के अंदर प्राइवेट बना दिया है, भले ही वो कोई मेथड हो या वो कोई एट्रीब्यूट हो, चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। डायरेक्ट मतलब अगर मैं सेल्फ डॉट करके उसको लिखूंगा तो वो एक्सेस नहीं होगा। जी, चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट को तो एक्सेस कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेरेंट के अंदर किसी चीज़ को मतलब किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया हुआ है या किसी मेथड को प्राइवेट बनाया हुआ है, तो फिर वो चाइल्ड में भी एक्सेस नहीं होगा। सही है। हाँ, अगर आपने उसके लिए कोई गेटर सेटर मेथड बनाया हुआ है तो उसकी मदद से आप उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। सही है, अदरवाइज नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट, चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द एट्रीब्यूट और मेथड्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर चाइल्ड क्लास के अंदर हमने देखा था, अगर खुद का कंस्ट्रक्टर मौजूद हो और पेरेंट में भी हो, तो कौन सा चला करता था, चाइल्ड वाला चलता था। मतलब एक तरीके से ओवरराइड वाला फिनोमेना चल रहा होता है।
सही है। और हाँ, मेथड ओवर आईडी कहलाती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, सुपर इज एन इनबिल्ट फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू इन्वोक द पेरेंट क्लास मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। सही है। सुपर क्या है? पेरेंट क्लास की, मतलब पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करने के लिए या उसको कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स वही जब आप समझ चुके हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यूनिक था, फोर्थ पॉइंट, कि पेरेंट के अंदर चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर या इनहेरिट नहीं होती। सही है। चलें अब देखें जरा इस चीज को, इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा इसका, इस कोड को समझें, आउटपुट बताएं इसका जरा। पहले 100 आएगा फिर 200 आएगा। हाँ, पहले 100 आएगा फिर 200 सर पहले 200 होगा फिर 100 होगा, पहले 200 होगा फिर 100 होगा। और कोई 100 पहले होगा सर 200 पहले होगा 100 पास में आएगा। सर फर्स्ट 200 सेकंड 100। अच्छा भाई देखिए जरा, इस पे जल्दी से देखिए क्या हुआ कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। सही है। चाइल्ड के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स में 2 वैल्यूज हम पास करेंगे। 100 किस में जाकर सेव होगा? नम में। 200 किस में जाएगा? वैल में जाएगा, वैल्यू में जाएगा। फिर मैंने क्या किया? सुपर कॉल किया, और सुपर फंक्शन की मदद से मैंने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, इन्वोक कर लिया, और मैंने यहाँ से नम उठाया जिसकी क्या वैल्यू थी भाई? 100 थी, और मैंने उस 100 को भेजा कहाँ? ऊपर। पहले नम के अंदर यहाँ पे 100 रिसीव हुआ, और उस 100 को मैंने किसमें सेव कर दिया? नम प्राइवेट एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या किया भाई? एक गेटर मेथड बनाया हुआ जो क्या करेगा? मेरे इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को बाहर, क्लास के बाहर डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो वेल में मुझे वैल्यू मिली थी, वेल में क्या वैल्यू मिली थी मुझे? 200 ना, ठीक है। उस 200 को फिर मैंने क्या किया? अंडरस्कोर मतलब एट्रीब्यूट जो है प्राइवेट बना के उसमें उसकी वैल्यू को सेव करवा दिया। सही है बात। और फिर मैंने इसका भी एक गेटर मेथड बना दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखता हूँ सन डॉट गेट नाम, ठीक है। गेट नाम पेरेंट के अंदर मौजूद है, और वो क्या रिटर्न कर रहा है? 100 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है? 100 भेजेगा वापसी। सही है, समझ रहे हैं? 200 नहीं आएगा, 100 आएगा। और जब वेल को कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा उससे? 200 मिलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ? पहले 100 मिला और फिर 200 आ गया, ठीक है। चले इसको देखें जरा जल्दी से। अच्छा, जिनके पीसीज ऑफ है ना वो ऑन कर लिएगा, क्योंकि मैंने आप सारे पीसीज ऑफ कर दिए थे, वो काफ़ी सारे पीसीज थे वहाँ पे अनयूज थे। सर ये ऑन ही नहीं हो रहा। अब ऑन ही नहीं हो रहा। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन। चलें इसको देखिए जल्दी से, इसको बताएं। सर 100 200 जी भाई। सर 100 200 बाकी बाकी राइट साइड वाले भाइयों 100 400 है। 100 200, ठीक है। तो सिंपल सा वाला कोड बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। चलें इसको देखिए, बताएं। सर 110 सोच कर बताएं जी। देखिए बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या हुआ? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना। सही समझे इसको जल्दी से। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसका नाम ही हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या हुआ कि आपका ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया। इस कंस्ट्रक्टर का जब कॉल हुआ तो क्या किया हमने? पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी हमने यहाँ पर कॉल कर दिया,
सही है। और सिंस हमने ऊपर वैल्यू को हार्ड कोड किया हुआ तो इसमें इसलिए कुछ पैरामीटर वेरिएबल हमने नहीं लिखे हुए, सही है। अच्छा, और फिर क्या किया, इस चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को हमने 10 स्टोर करवा दिया, सही है। फिर चाइल्ड में रहते हुए ही हमने एक मेथड इंप्लीमेंट किया जो क्या कर रहा है, हमें उस चाइल्ड के प्राइवेट एट्रीब्यूट को हमें डिस्प्ले करवाएगा, सही। तो जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो करूंगा तो भाई कौन सा मेथड चलना चाहिए, चाइल्ड का चलेगा, ठीक है। चाइल्ड का चलेगा, पेरेंट का नहीं चलेगा, ओवरराइड हो चुका है, सही है। और मैंने यहाँ पे कोई सुपर करके यूज भी नहीं किया हुआ इसका, ठीक है। सुपर करके मैंने पेरेंट को कॉल भी नहीं किया हुआ, तो इसीलिए आपका यहाँ पे सिर्फ 10 ही आंसर में आएगा, ठीक है। चलो इसको लेके जल्दी जल्दी से। ये भी वही लग रहा है, हाँ ये भी वही है, ठीक है। छोड़ दें इसको, चले अब आते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है, कि क्या क्या फिनोमेना होता है। जो हमने सबसे पहले 3 चीजें देखी थी, जल्दी से इसको रिकैप करें। क्या क्या इनहेरिट होता है पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, कंस्ट्रक्टर, नॉन प्राइवेट मेथड्स, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हो जाते हैं। फिर हमने देखा था चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, किसका चलेगा, अगर ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना हुआ है तो भाई चाइल्ड वाला ही चलेगा, अनलेस हम सुपर यूज करके पेरेंट को भी कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि भाई अगर एक मेथड पेरेंट में भी है, उसी नाम का मेथड चाइल्ड में भी है, तो कौन सा चलेगा, अगर तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो फिर वो चाइल्ड वाला ही ऑब्जेक्ट आपका चल रहा होगा, ठीक है। जो सी कुछ समरी है। अब यहाँ देखिए कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितनी टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। तो 5 टाइप की इनहेरिटेंस है पाइथन के अंदर, सही है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल और हाइब्रिड। देखिए इसको पहले फिगर से समझना, डायग्राम से। सिंगल इनहेरिटेंस नाम ही बता रहे हैं कि भाई क्या होगा, सिर्फ एक पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, किसमें, चाइल्ड में, ठीक है। सिर्फ एक पेरेंट को हमने चाइल्ड को इनहेरिट किया हुआ है, तो बी क्या कर रहा है, उस ए को इनहेरिट कर रहा है, बस सिंपल, एक लेवल की इनहेरिटेंस है। अच्छा, मल्टी लेवल में क्या है, लेवल ज़्यादा होंगे कि पहले ए ने बी को इनहेरिट किया, फिर हमने बी को किसमें इनहेरिट कर दिया, सी में, और फिर सी हो सकता है डी को इनहेरिट, सी जो है डी में इनहेरिट हो रहा हो, एंड सो ऑन। तो एक मल्टी लेवल का एक यहाँ पे मतलब सिनेरियो बन रहा है कि एक दूसरे में, दूसरा तीसरे के अंदर इनहेरिट हो रहा है। इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं अभी। हायरार्किकल क्या है, आप लोग देख रहे हैं डायग्राम से, एक पेरेंट है, चाइल्ड बहुत सारे, पेरेंट एक है, चाइल्ड बहुत सारे, इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, हायरार्किकल, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रॉब्लम के भी हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम यूजुअली फेस करनी पड़ती है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ पाइथन के अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद है, जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी देखते हैं क्या होती है। पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पेरेंट्स एक से ज़्यादा हैं, पेरेंट्स एक से ज़्यादा है, ए बी हो सकता है, सी भी हो, ठीक है। उन तमाम क्लासेस को हम किसमें इनहेरिट कर रहे हैं, एक चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है एक ही चाइल्ड क्लास हो सकता है 2 3 4 5 हो, लेकिन जो आपकी चाइल्ड क्लासेस होंगी ना, वो एक से ज़्यादा पेरेंट्स को इनहेरिट कर रही होंगी, ये पॉइंट है सर, ठीक है। हायरार्किकल का क्या, बिल्कुल ऑपोजिट है। हायरार्किकल में एक पेरेंट है, मल्टीपल चिल्ड्रन है, ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड्स है। मल्टीपल में एक से ज़्यादा पेरेंट और, ठीक है, एक चाइल्ड, लेकिन एक से ज़्यादा चाइल्ड इसमें हो सकते हैं। और हाइब्रिड में मिक्स है, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखें, क्लास ABC, क्या है इसके अंदर, कौन सी इनहेरिटेंस है, क्लास ABC, हायरार्किकल। सिर्फ क्लास ABC को देखें, क्लास ABC जो है वो कौन सी वाली इनहेरिटेंस बन रही है, हायरार्किकल बन रही है। देख रहे, एक पेरेंट मल्टीपल चिल्ड्रन, एक पेरेंट मल्टीपल चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन अगर आप B, C एंड D को देखें तो किस तरह की बन रही है, मल्टीपल बन रही है। और फिर ये भी हो सकता है कि क्लास D को ना किसी क्लास E ने इनहेरिट कर लिया, D को E ने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वो क्या होगा, हाइब्रिड ही रहेगी, ठीक है। मतलब उसका एक और लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हो सकता है कि किसी और क्लास के अंदर हम किसी एक क्लास को इनहेरिट करने पड़ता है, तो मतलब मिक्स होकर काम चल रहा है आपका, सही है। चलिए एग्जांपल से समझते जरा। सिंगल इनहेरिटेंस है, फोन की क्लास है, ठीक है, और स्मार्टफोन चाइल्ड क्लास है, हमने फोन को इनहेरिट कर दिया, ठीक है। और सिंपल क्या किया हुआ इसको,
पास किया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हमने, लेकिन क्या हुआ होगा कि सारी की सारी फंक्शनलिटी किस में आ गई है, स्मार्टफोन क्लास के अंदर आ चुकी है। तो अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई स्मार्टफोन का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ S1 इक्वल्स टू, ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर चल गया, चलना ही चाहिए था। और अगर मैं अब वही वाली आपको सब चीज़ें पता है कि अगर मैं एस डॉट बाई लिखूंगा तो आपका काम करेगा, और ये चीज़ें ऊपर काफ़ी डिटेल में देखकर आ चुकी है, ठीक है, ये सिंपल सी सिंगल इनहेरिटेंस है। अच्छा मल्टी लेवल को देखें जरा, मल्टी लेवल में देखें, पहली क्लास है, क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्टर नहीं है इसका, ठीक है, सिर्फ एक मेथड लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, रिव्यू। एक दूसरी क्लास है फोन, फोन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ सिंपल एक मेथड मौजूद है, कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेथड है, तो वो मेथड उसके किसमें आ चुका होगा, इस फोन क्लास के अंदर इनहेरिट हो चुका होगा, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा फोन का एक अपना मेथड, उसका क्या नाम दिया हुआ है, बाय का नाम दिया हुआ है, सही है। अच्छा एक और स्मार्टफोन की क्लास बनाई और उसमें फोन को इनहेरिट कर दिया, सही है। तो जरा देख रहे हैं, पहले प्रोडक्ट का जो रिव्यू मेथड था वो कहाँ पर आया, फोन में आया, और वो फोन को हमने क्या किया, स्मार्टफोन में इनहेरिट कर दिया। तो अब टेक्निकली अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, और अगर मैं उसका रिव्यू मेथड उसकी मदद से एक्सेस करना चाहूँ तो बिल्कुल मुझे मिलना चाहिए, सही है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो देखते जरा क्या किया यहाँ पे, स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बाय का मेथड चलाया, बाय कहाँ वाले भाई, इसके पेरेंट में मौजूद है, ठीक है, स्मार्टफोन का जो पेरेंट है वो क्या है, फोन क्लास है, तो इसको मिल जाएगा। और जो रिव्यू मेथड है वो कहाँ पर है, ग्रैंड पेरेंट के अंदर मौजूद है, सही है। तो सारी की सारी इनहेरिटेंस किसमें आ चुकी है, स्मार्टफोन के अंदर आ चुकी है। एग्जीक्यूट करते हैं जरा, बाय में क्या था, बाय का फोन, ठीक है, और जब रिव्यू चलाया तो उसमें क्या मिला, प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यू, ऊपर से उठ के चीज आ गई। तो देख रहे जी, बिल्कुल, ये दादा दादी, ये जी दादा अब्बा, हाँ ठीक है, दादा अब्बा और पोता, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो अगर ये बहुत ज्यादा लेवल होगा तो सब आपका ये बिल्कुल काम कर रहा होगा, ठीक है। हायरार्की करें, देखिए जरा, फोन क्लास है, ठीक है, एक क्लास हो गई, स्मार्टफोन ये क्या है आपकी दूसरी क्लास है, हमने क्या किया, फोन को इसमें इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अच्छा एक फीचर फोन बनाया, फीचर फोन एक आपकी दूसरी चाइल्ड क्लास है, इसमें भी किसको इनहेरिट कर रहे हैं, फोन को इनहेरिट कर रहे हैं, स्मार्टफोन को इनहेरिट नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं, फोन को इनहेरिट कर रहे हैं। तो एक पेरेंट था, चाइल्ड एक से ज्यादा, ठीक है। तो अभी इस केस में स्मार्टफोन भी चाइल्ड है, फीचर फोन भी चाइल्ड है, ठीक है, दोनों ही अपने एक पेरेंट को इनहेरिट करें जिसका नाम फोन है, ठीक है। तो अगर मैं इनके ऑब्जेक्ट्स बनाऊं तो क्या होगा भाई, आपको पता है कि वो काम करेगा सिंपल, यहाँ पे इसको बोल देते हैं S2 और इसको नाम दे देते हैं F बोल देते हैं सिंपल, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो भाई क्या हुआ, दोनों क्या दिखा रहे हैं, इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर हमने फोन को ही इनहेरिट किया हुआ है। तो जब मैंने स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया जब भी आपका पेरेंट कंस्ट्रक्टर चला, जब मैंने फीचर फोन का ऑब्जेक्ट बनाया जब भी आपका पेरेंट कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है। और सिंपल वही तरीके से आपका काम होगा कि भाई अगर आपको किसी मेथड को एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से, दोनों ही क्लासेस से उसको इनहेरिट एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लिखा है S2 डॉट कैमरा, ठीक है, तो काम करेगा ना भाई, ठीक है। S2 इसको मैंने पकड़ा, मतलब स्मार्टफोन क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा और उसकी मदद से पेरेंट को इनहेरिट किया, पेरेंट को एक्सेस किया, पेरेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस किया, कैमरा को, बिल्कुल चलेगा। अगर मैंने लिख दिया होता F डॉट कैमरा तो क्या चलेगा, चलेगा, ठीक है। अच्छा नाम मैंने बहुत रैंडम लिखे हुए, ठीक है, नाम को इग्नोर करिए, बस अभी कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर मैं F करके डॉट कैमरा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 पिक्सल मिल जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो काम बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है, बस क्या हो चुका है आपका इस बिहेवियर की वजह से इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल दिया गया, ठीक है, सारी फंक्शनलिटी से तरीके से काम करेगी, ठीक है। यहाँ तक जी, मल्टी लेवल समझ, कौन सा लेवल, मल्टी लेवल क्या मत समझ नहीं आया जी भाई। देखिए सिंपल तो है, प्रोडक्ट क्लास है, इसमें सिर्फ एक ही मेथड है रिव्यू का,
ठीक है, इसको इनहेरिट किया कहाँ पर, फोन के अंदर, ठीक है। तो आपका ये मेथड छूट के किस में आ गया होगा, फोन क्लास के अंदर आ चुका होगा। भाई यही पढ़ते आ रहे ना, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यही हुआ है कि ऊपर वाली चीज किस में आ जाएगी, नीचे एक्सेस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ अगर फोन क्लास होती तो फोन क्लास में कितने मेथड्स हैं हमारे पास, एक कंस्ट्रक्टर और एक बाय का मेथड। लेकिन सिंस मैंने प्रोडक्ट को इसमें इनहेरिट कर दिया तो इस क्लास के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि एक इमेजिनरी तरीके से रिव्यू का मेथड भी मौजूद है, ठीक है। इनहेरिट किया ना, तो अब रिव्यू का मेथड भी कहाँ मौजूद है, पहले फोन के अंदर मौजूद है। तो अगर अब मैं फोन को फर्दर कहीं पे इनहेरिट करूंगा तो क्या होगा, बाय का मेथड, ये कंस्ट्रक्टर और ये रिव्यू का मेथड, तीनों की तीनों चीजें मेरे पास स्मार्टफोन क्लास के अंदर मौजूद होंगी, इनहेरिट हो जाएंगी, सही है। तो इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भाई मैं पेरेंट को एक्सेस करूं या उसके ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस करूं, बिल्कुल मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल में क्या था, पेरेंट ज्यादा है, ठीक है, और चाइल्ड एक, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, फोन अगेन एक कोई क्लास है सिंपल, प्रोडक्ट एक आपकी दूसरी क्लास है और ये सिंपल एक पेरेंट ही है, ठीक है। देख रहे हैं मैंने इनहेरिट नहीं किया हुआ, फोन बिल्कुल सेपरेट क्लास है, प्रोडक्ट भी एक सेपरेट क्लास है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ही क्या किया हुआ है, स्मार्टफोन के अंदर इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, फोन को भी और प्रोडक्ट को भी। अच्छा, फोन के अंदर बाय का मेथड है, प्रोडक्ट के अंदर किसका मेथड है, रिव्यू का मेथड है, सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट बाय, तो ये कौन से पेरेंट को उठा रहा है, ये फोन पेरेंट के मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है, समझ रहे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ठीक है। और अगर मैं एस डॉट रिव्यू लिखता हूँ तो एस डॉट रिव्यू किसके अंदर है, प्रोडक्ट का है, और प्रोडक्ट के मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये काम करेगा, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो चल गया साइड फोन कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर आपका चल पड़ा, ठीक है। फिर एस डॉट जब बाय किया तो आपका बाय का फोन प्रिंट हुआ, और एस डॉट रिव्यू किया तो कस्टमर रिव्यू प्रिंट हो गया, सही है, समझ रहे हैं। बस चीजें वही हैं, अगेन डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, अब समझे बात, मल्टीपल इनहेरिटेंस ना जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये आपकी पाइथन के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट को हम रखते हैं और उसको इनहेरिट कर लेते हैं एक ही चाइल्ड क्लास के अंदर। पाइथन में काम करती है, जावास्क्रिप्ट में ये काम नहीं करती, क्यों नहीं करती जरा देखते हैं। अच्छा देखिए, डायमंड प्रॉब्लम उसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए जरा इसको देखें, एक मसला, इस कोड को देखें, अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से इस कोड को देखें। देख लिया भाई? अच्छा देखिए, फोन सिंपल क्लास है, प्रोडक्ट अगेन एक वही सिंपल क्लास है, ठीक है। एक चाइल्ड क्लास है स्मार्टफोन की, उसमें किसको इनहेरिट किया हुआ है, फोन को, और प्रोडक्ट को इनहेरिट किया हुआ है। तो आप यहाँ तक समझ जाओगे भाई, इसकी भी सारी फंक्शनैलिटी स्मार्टफोन में, प्रोडक्ट की भी सारी फंक्शनैलिटी स्मार्टफोन में आ चुकी है, सही है बात। स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं अगर लिखता हूँ एस डॉट बाय, ठीक है, तो जरा बताएं कि क्या आंसर आएगा, बाइंग का फोन या प्रोडक्ट बाय मेथड, हो रही है कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा अब देखिए, सही है, नबी सही बोल रहे हैं। अब देखो होता क्या है, जिस तरह कंफ्यूजन हुई है ना, यही कंफ्यूजन जावास्क्रिप्ट को रहती है, सही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर यही कंफ्यूजन रहती है, उसमें अंदर कोई एल्गोरिथम नहीं है इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर ना एक एल्गोरिथम मौजूद है, इसको क्या बोलते हैं, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, एमआरओ बोलते हैं, ठीक है, एमआरओ, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इस एल्गोरिथम के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस एल्गोरिथम में ये लिखा हुआ है कि भाई क्या करो, जिस क्लास को पहले इनहेरिट किया है ना, उसके मेथड को चलाओ। देखिए बाय दोनों जगह मौजूद है ना, फोन में भी मौजूद है, प्रोडक्ट में भी मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है। लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको देखा तो कंफ्यूज हो गए थे
पाइथन ने इसको किस तरह सॉल्व किया, पाइथन ने बोला भाई सिंपल रखो, जिस क्लास को पहले इनहेरिट कर रहे हो ना, जो क्लास पहले लिखी हुई है उसका मेथड चला लो, बस खत्म। मेथड ओवरराइडिंग जी मेथड ओवरराइडिंग नहीं, इसमें नहीं होगा, चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इसमें ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो पेरेंट हैं, समझे बात को, दो पेरेंट हैं और दोनों पेरेंट्स के अंदर अलग अलग मतलब बिल्कुल डिफरेंट पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सेपरेट मेथड्स हैं, तो क्या होगा, और इन दोनों ही पेरेंट्स का मुझे इसमें इनहेरिट किया हुआ स्मार्टफोन के अंदर, सही है, तो क्या होगा कि ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, एमआरओ एल्गोरिथम यहाँ पे काम करेगा, और वो क्या बोलता है कि भाई जो पहले आपने इनहेरिट किया है ना, जिस क्लास को पहले इनहेरिट किया है उसका मेथड चला दो, समझ रहे? तो इसी वजह से क्या आंसर मिलना चाहिए हमें इसका, जी एग्जैक्टली बाइंग अ फोन, हमें इसका आंसर मिलना चाहिए, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं और देखें मिल गया बाइंग अ फोन। तो अगर अब आप बोलेंगे भाई प्रोडक्ट को पहले लिख दो, फोन को बाद में लिख दो, बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं हम लोग, और आपको पता है उसका आंसर क्या मिलने वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो अब पहले प्रोडक्ट है बाद में फोन है, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आ गया, प्रोडक्ट बाय मेथड, सही है भाई, क्लियर है। तो आपने एक एल्गोरिथम यहाँ पे देख दिया कि एमआरओ टेक्निक या एमआरओ एल्गोरिथम की मदद से आपकी डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसमें ये एमसीक्यूज के तौर पर आता है यूजुअली कि एमआरओ क्या होता है, एमआरओ एल्गोरिथम किस चीज़ को सॉल्व करता है। तो आपको पता होगा क्या डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं और उन पेरेंट्स के अंदर सेम ही एट्रीब्यूट्स है या सेम ही मेथड्स मौजूद है, सेम नाम के मेथड्स मौजूद हैं, तो जब हम उन डिफरेंट पेरेंट्स को एक चाइल्ड पे इनहेरिट करेंगे और फिर सेम नाम वाले मेथड को कॉल करेंगे तो आपकी डायमंड प्रॉब्लम बन जाती है। और सॉल्व किस तरह होती है, एमआरओ एल्गोरिथम की मदद से या टेक्निक की वजह से सॉल्व हो जाती है। तो भाई क्लियर है, चलें अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है। देखें जरा इसको जल्दी से और बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जी भाई मैं भी नहीं समझ के बताएं, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, अब तो समझ आ रहा होगा ना, बहुत बेसिक सा कोड है, बहुत बेसिक सा कोड है। देखिए और से देखें, ये राइट साइड वाली क्या कर रहे हैं भाई, कोई रिस्पॉन्स कुछ बताएं तो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सर 3/20 आएगा। अच्छा देखें जी, एक हिंट दे देता हूँ, आप लोग सोचें और मुझे बताइएगा। अच्छा देखें, 1 मिनट और ले लें, और हिंट ये है कि भाई नहीं एरर नहीं आएगा। देखें पॉइंट समझिएगा, ये किस तरह की इनहेरिटेंस है, सबसे पहले तो ये देखें,
इनहेरिटेंस चल रही है ना इसके अंदर, ए बी में, बी सी में, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर ये याद रखिए ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मेथड ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। ये हिंट है, जल्दी से आप इस हिंट की मदद से दोबारा से देख के देखें। अभी हिंट दिया ना मैंने, दोबारा से समझ के देखें जल्दी से। सही है भाई, क्या आएगा? 70 आएगा। देखें अब जल्दी से इसको देखें। देखिए M1 एक मतलब ना क्लास का ओवरव्यू ले लिया करें। क्लास A में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ M1 लिखा हुआ, क्या भेज रहा है वो? 20 दे रहा है वो। B के अंदर हमने A को इनहेरिट किया, सही है, और M1 एक और मेथड बना दिया और M2 भी बना दिया, सही है। लेकिन याद रखिएगा कि सॉरी, अगर हमने B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, समझिएगा बात को, B एक चाइल्ड है ना आपका, B एक चाइल्ड है, तो अगर B का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से अगर मैंने M1 को गेट करने की कोशिश करी, M1 मैंने चलाया उसका, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 30 मिलेगी, ना कि 20। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि चाइल्ड का अपना मेथड चल रहा है ना भाई, वही कॉन्सेप्ट है। अब चाइल्ड का अपना मेथड चलेगा, पेरेंट वाला भी कॉल नहीं होगा अनलेस कि हम सुपर यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ कि C को क्लास C के अंदर B को इनहेरिट किया हुआ है, सही है। तो मतलब M1 M2 ये सारी की सारी फंक्शनलिटी किस में आएगी? C में आएगी। लेकिन C के अंदर फिर हमने क्या किया? फर्दर M2 रखा हुआ उसका नाम, ठीक है। तो मतलब M2 अब ये वाला काम नहीं करेगा, कौन सा वाला काम करेगा? ये वाला काम करेगा। अच्छा, अब देखते हैं हमने क्या किया। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 बनाए ABC क्लासेस के, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा? ऑब्जेक्ट 1 डॉट M1, सही है। ऑब्जेक्ट 1 किस क्लास का है? A क्लास का। हमने बोला जरा उससे M1 को कॉल करो, M1 मेथड को कॉल करो, ठीक है। तो जरा देखें, M1 मेथड कॉल हुआ, सिंपल सी चीज़ें, क्या भेजेगा वो? 20 भेजेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपके उस ऑब्जेक्ट डॉट M1 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ गया, सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट 3 डॉट M1, ऑब्जेक्ट 3 सबसे पहले देखें कौन सी क्लास का है? C क्लास का है, और C क्लास में तो M1 मौजूद ही नहीं है, ठीक है। M1 मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा? ये अपने से ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, अपने से ऊपर वाले लेवल पे, मतलब अपने पेरेंट के पास जाएगा। ये डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट के पास नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट के पास जाएगा, और वहाँ जाकर क्या किसको तलाश करेगा? M1 को ढूंढेगा, और क्या मिलेगी इसको? M1 की वैल्यू 30। तो इस जगह कौन आ गया आपका? 30 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट 3 डॉट M2, ठीक है। ऑब्जेक्ट 3 मतलब अभी भी किसका ऑब्जेक्ट है? क्लास C का ही ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और M2 को कॉल कर रहा हूँ। तो भाई M2 इसके अपने पास मौजूद है ना, तो क्या देगा? ये 20 दे देगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर सही क्या बना? 70 इसका सही आंसर है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलें इसको देखें। जी 70 आएगा। सोचें ज़रा, इस पर ट्विस्ट है। लेकिन चीज़ों को सिंपल बनाएं। पहले एक मरतबा इसको रिव्यू कर लें, फिर आप ये लास्ट की 2 लाइंस को देखें बस। C का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट की मदद से M1 को कॉल कर रहे हैं। अगर ये समझ गए ना, आपको समझ आ जाएगा क्या इसमें होने वाला है। सोचो सोचो। देखता है, एक सर 20 50
70 बाकी 70 पक्का आंसर देखें क्या आएगा। 70 नहीं आएगा, क्या आ रहा है? अब ज़रा समझे क्या हुआ है। 1 मिनट लिए समझे, मैं फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली अब समझे बात को, इन्होंने पिक कर लिया है। देखिए हुआ क्या, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, सी का, ठीक है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, सही है बात। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट m1 लिखा और मैंने इसके मेथड को कॉल किया, सही है। अच्छा ये मेथड कॉल हुआ, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पर पहुंचा इसको पता चला कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट m1 लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने देखा था सेल्फ डॉट m1 मतलब अगर मुझे क्लास के अंदर रहते हुए किसी मेथड को या किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, सेल्फ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ डॉट m1 लिखने का मतलब पता ही क्या है, मैं ऊपर वाला मेथड कॉल नहीं कर रहा, मैं इस वाले मेथड को कॉल नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी m1 को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, समझ रहे। मैंने पहली मरतबा जब इसको मतलब सेल्फ डॉट m1 पाइथन ने इसको रीड किया तो इसने क्या किया, दोबारा से इस चीज़ को कॉल कर दिया, सही है। अच्छा जैसे ही ये कॉल हुआ फिर पाइथन क्या करेगा, इसकी अगली लाइन पर आएगा, नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे इसको क्या पता चला है, दोबारा से क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट m1 लिखा हुआ है। फिर ये क्या करेगा, फिर से इस लाइन को कॉल करेगा, ठीक है। और फिर जब सेकंड लाइन पर आएगा फिर उसी को सेल्फ डॉट m1 मिला, फिर से वो अपने आप को कॉल करेगा। तो क्या हो रहा है, आपका सोल्यूशन अटक गया है, मतलब वहीं पर क्या हो चुका है, स्टक हो गया है और आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा, इन 2 लाइन्स के अलावा वो आगे जा ही नहीं पा रहा, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हुआ, इसी वजह से वो उसने एरर दे दिया कि भाई मैं मैक्सिमम टाइम्स चल चुका हूँ लेकिन मुझे कोई सोल्यूशन इसका नहीं मिल रहा, सही है, समझ आई बात। हाँ अगर यहाँ पे सुपर लिखा हुआ होता तो फिर इसकी लॉजिक चेंज हो जाती, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या था कि सेल्फ लिखा हुआ है, सही है। तो ये कुछ प्रैक्टिस थी, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में और एब्स्ट्रैक्शन की आज ही कंप्लीट करके इंशाल्लाह ताला ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट हो जाएगी। चले पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, हमने बात की थी कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कितने पिलर्स हैं, 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये 4 पिलर्स हैं जिसपे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और सब मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनती है। तो आज ये 3rd पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब क्या है, पॉली किस चीज़ को बोलते हैं, एक से ज़्यादा को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री के अंदर, एक मोनोमर होता है, एक पॉलीमर होता है, थोड़ा सा नाम याद होगा, ठीक है। एक पॉलीमर मतलब ऐसे एक ऐसा केमिकल जिसमें क्या है, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर उसको क्या बना रहे होंगे, एक बड़ी चीज़ बना रहे होंगे, ठीक है। तो पॉली यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती है, ठीक है। मॉर्फिज्म बोलते हैं फॉर्म्स को, ठीक है, और पॉली एक से ज़्यादा। तो पॉइंट क्या है कि मल्टीपल फॉर्म्स, किसी भी चीज़ की अगर मल्टीपल फॉर्म से या कोई एक चीज़ अगर आपके पास मल्टीपल तरीके से यूज़ हो रही है, एक सिंगल चीज़ है लेकिन वो क्या है, मल्टीपल तरीके से यूज़ हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट किस में आता है, पाइथन के पॉलीमॉर्फिज्म पिलर के अंदर आके हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी एक जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। हमने देखा था ना भाई, पेरेंट में भी क्या मौजूद है, एक मेथड मौजूद है, वो मेथड चाइल्ड में भी मौजूद है, ठीक है। तो देखिए नाम तो सेम है दोनों का, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि अगर आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या करता था, चाइल्ड वाला चल पड़ता था और ऊपर वाले को ओवरराइड कर दिया करता था, ठीक है। तो एक से ज़्यादा फॉर्म्स थी वहाँ पे, ठीक है। मेथड का नाम एक होता था, भले ही उसमें हमने लॉजिक सेम लिखी हुई है, डिफरेंट लिखी हुई है, वैसे डिफरेंट ही होती है लॉजिक हमेशा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो फॉर्म्स उसकी एक से ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। तो एक चीज़ उसमें क्या हमने देखने को मिलती है कि मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, सही है ना, ये चीज़ क्लियर हो रही है।
कि मेथड ओवरराइडिंग आपकी पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है, जो हम उसको ऊपर ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। हम ज़रा इसको देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे अब एक काम करते हैं, मैं एक क्लास बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ एरिया नाम दे देता हूँ उसको मैं, ठीक है। मैं एक्चुअली एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ना उस क्लास के अंदर, इसको मैंने एरिया नाम दिया ना, मैं चाह रहा हूँ उस क्लास के अंदर मैं डिफरेंट मेथड्स को लिखूँ। क्या करूँ, डिफरेंट मेथड्स लिखूँ, और डिफरेंट मेथड्स क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट शेप्स के एरिया को कैलकुलेट करके मुझे उसका आंसर देंगे। पॉइंट समझिएगा, क्लास बना रहा हूँ एरिया की, एरिया उसको नाम दे दिया, और मेरा पर्पज़ क्या है इसको बनाने का कि डिफरेंट जो शेप्स होती है ना हमारे पास, उसके मैं एरियाज को कैलकुलेट करूँगा और वो मेथड यहाँ बना के लिख दूंगा मैं डिफरेंट, ठीक है। तो मैंने उसको नाम दे दिया एरिया का। अच्छा, अब एक काम करते हैं, फिलहाल मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, बताता हूँ मैं क्यों नहीं बना रहा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कैलकुलेट एरिया, ठीक है। इसको मैंने एक मेथड का नाम दे दिया कैलकुलेट एरिया, और मैं इस मेथड के अंदर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस मेथड के अंदर। तो आप लोग बताएं कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सॉरी, हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, रेडियस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया रेडियस। अच्छा, एक दूसरी चीज़ भी होती है लेकिन वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाई को खुद से यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बना के यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ, सही है ना भाई। और कॉलन लगाया, मैं आ गया नीचे, मैंने लिखा इसको रिटर्न, और क्या लिखूँगा, पाई रेडियस टाइम्स रेडियस, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस को 2 टाइम्स लिख दें या रेडियस का स्क्वायर लगा दें, एक ही बात है, सही है। तो क्या किया मैंने, एक बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे मेथड बना के यहाँ पे लिख दिया कि भाई यूज़र क्या करेगा, जब भी इस मेथड को कॉल करेगा वो क्या देगा, हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू देगा, हम उस रेडियस की वैल्यू को पकड़ेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको आंसर उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये मेरा मेथड किस लिए काम कर रहा है, सर्कल के एरिया पे काम कर रहा है ये वाला मेथड, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और मेथड बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और मेथड बनाता हूँ और मैं उसमें ना लेट से सिंपल रखते हैं, लेट से मैं बनाता हूँ स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया मैं उसमें कैलकुलेट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा डेफ, मैंने लिख दिया कैल्क एरिया, नाम मैंने सेम रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स डिफरेंट रखूँगा, ठीक है भाई। स्क्वायर या रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने जाऊँ तो मुझे कितने नंबर्स की नीड होगी, 2, लेंथ और ब्रेथ। अगर स्क्वायर होगा तो 1 चाहिए होगा वैसे, ठीक है, और अगर रेक्टेंगल तो कितने चाहिए होंगे, 2। लेट से मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लेंथ, और मैंने यहाँ पे ब्रेथ लिख दिया, ठीक है, BRED लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। कॉलन लगाया और क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा किसको, लेंथ टाइम्स ब्रेथ को। एरर देना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि वो ना फंक्शन के हम आगे इस तरह से लगाते हैं, तो अब ये एरर देगा, ठीक है। वैसे सही बोलना, अब अगर हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस यही होगी। तो इसको हम लेंथ लिख देते हैं, ठीक है, चलें। सही है भाई, ये मैंने बना लिया। अच्छा, इसी तरीके से हम और मेथड्स भी लिख सकते हैं, लाइक और डिफरेंट शेप्स का हम लिख सकते हैं, स्क्वायर का भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसी पे रखता हूँ अभी और मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जीक्यूट किया। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि मैं इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, तो उसकी वजह ये थी कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एरियाज़ के जो मैंने मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं ना, इसके अंदर कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब हर एरिया का, हर शेप का एक अलग एरिया है। देखिए, कंस्ट्रक्टर ना उस टाइम पे बनाया जाता है जब आपके पास क्या होने वाला है, जो नीचे मेथड्स आप यूज़ करने वाले हैं ना, उसमें आपको कोई एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी है कंटिन्यूसली, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ना क्या कर रहे हैं, देखिए इसको समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसको चलें कमेंट कर दिया, मैं ना क्या करता हूँ, मैं इस
क्लास के अंदर सिर्फ वो वाले अगर मेथड्स लिखूं जिसमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कौन हो सकता है स्फीयर हो एग्जैक्टली, ठीक है, या आपका सिलेंडर हो, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है, रेडियस और दूसरा पाई, ठीक है। तो ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मुझे हर शेप में चाहिए होंगी, और क्या करना है कि वो फिक्स रखनी है मुझे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बंदा एक रेडियस देता है ना, लेट्स से 3 सेंटीमीटर देता है, तो 3 सेंटीमीटर क्या मैं यूज़ करूँ, सर्कल के लिए भी यूज़ करूँ, स्फीयर के लिए यूज़ करूँ, उसको मैं सिलेंडर के लिए भी यूज़ करूँ, एंड सो ऑन, डिफरेंट शेप्स के लिए यूज़ करूँ। तो फिर उस टाइम पे क्या करना होता है, हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि क्या हो, हम एक उससे वैल्यू ले लें, उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम लिखते थे ना सेल्फ डॉट करके, सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल्स टू रेडियस लिख दूँ, और सेल्फ डॉट पाई इक्वल्स टू पाई की वैल्यू लिख दूँ। अगर वो देता है तो सही है ना, उसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से सेव करवा दूंगा, समझ रहे। अब ये जो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ना, मैं इन दो वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, फर्दर अपनी क्लास में हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास कुछ नेचर इस तरह की थी फंक्शंस की, मेथड्स की, कि मुझे हर हर मेथड के लिए एक अलग यूनिक इनपुट चाहिए यूज़र से, तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको बना भी सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मैंने क्लास बना दी, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने कहा लेट से A1 इक्वल्स टू एरिया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैलकुलेट करूँ एरिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम किसी भी क्लास का, और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एरिया कैलकुलेट करूँ सर्कल का, किसका, सर्कल का। तो अगर मैं कैलकुलेट एरिया लिखकर मैं यहाँ पे इसको रेडियस की वैल्यू देता हूँ, ठीक है, लेट से मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, तो क्या ख्याल है, पहला वाला फंक्शन चलना चाहिए, दूसरा चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखें मेरा जो पहला फंक्शन है उसमें कितने इनपुट चाहिए मुझे, एक ही चाहिए ना, रेडियस, मैंने रेडियस दे दिया इसको, ठीक है। तो ये काम करेगा, अच्छा बिल्कुल। अब देखिए मसला क्या है, बज़ाहिर तो लग रहा है काम कर जाएगा, सही है, लेकिन देखें ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, क्या बोल रहा है कि भाई, हाँ ये क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप स्टेरिक एरिया एंड इंटीजर, कुछ किया क्या हमने यहाँ पे ऊपर, फोर नहीं, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये एरर कुछ और दे रहा है। अच्छा हाँ सही है ना, सही है, सॉरी। देखिए हुआ क्या है, सही है, समझ गया। देखिए क्या हुआ, हमने तो 4 दिया इसको, ठीक है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये 4 जाएगा कहाँ पर, इस रेडियस के पास, और क्या करेगा, पाई की वैल्यू ऊपर से उठा के हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे देगा, सही है। लेकिन मसला क्या हो रहा है कि वो ना नीचे वाला मेथड को चला रहा है, नीचे वाले मेथड को चला रहा है, वो ऊपर वाले मेथड को वो चला ही नहीं रहा। हालांकि होना तो ये चाहिए था, उसको एक इनपुट मिला तो वो उसी के हिसाब से उस मेथड को चला देता, लेकिन वो क्या कर रहा है, सबसे नीचे वाले मेथड को चला रहा है। तो जब मैंने इसको 4 दिया ना, 4 किस में ले जाके सेव कर रहा है, वो लेंथ में ले जाके सेव कर रहा है, और वो जब वो लेंथ को ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रेथ, तो ब्रेथ की उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मिलनी, ठीक है। देखिए ज़रा दोबारा एग्जीक्यूट किया तो क्या बोल रहा है कि स्टेरिस जो है वो काम नहीं कर सकता किसके दरमियान, एरिया एंड इंटीजर के दरमियान। इसका मतलब क्या बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें मैंने क्या किया था, जब मैंने ब्रैकेट्स बनाए थे ना, तो देखें मुझे क्या बता रहा है, ये ब्रेथ बता रहा है, लेंथ क्यों नहीं दिखा रहा, कुछ एरर दिख रहा है आप लोगों को इसमें, नहीं उसका नहीं है। देखो सेल्फ जो है ना, जब होता है जब हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे मेथड की मदद से ही इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। पहला मेथड ओवरराइड हो गया, दूसरा मेथड में उसको लेंथ भी दिखाना चाहिए था, लेंथ हाँ लेंथ क्यों नहीं दिखा रहा, देख रहे हैं सिर्फ ब्रेथ दिखा रहा है, ये क्या बोल रहा है, एनी, लेंथ भी दिखाना चाहिए था इसको, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, 1 मिनट रुके, अभी भी पाई दिखा रहा है, पहली वैल्यू नहीं दिखा रहा, मे बी के कोई ग्लिच आ गया हो, ठीक है ऐसा। नहीं इसमें कोई ग्लिच आया मुझे लग रहा है, ये देख रहे हैं अपडेट इज रेडी, ठीक है, ये जब भी मसला कर रहा है, वरना ये चल जाता है, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको उठा के हम ले जाते हैं कहाँ पर, गूगल कोलैब पे ले जाते हैं। सही है, वहाँ देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलें, तो क्या किया, A1 नाम दिया और मैंने एरिया का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, और A1 डॉट लिखता हूँ कैलकुलेट एरिया, अभी भी ब्रेथ दिखा रहा है। रिजर्व नहीं है, चलें एक काम करते हैं, हम इसको L और B लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट करके L और B लिख देते हैं। जी वो लोडिंग हो रही है उसकी, अभी भी दे रहा है, हालांकि मैं इसको आधे हुए ना प्रैक्टिस करके आया था सारी, तो ये उस टाइम सही चल रहा था। नहीं, प्रिंट का वो नहीं है, प्रिंट हमने देखा था, प्रिंट और रिटर्न दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उसका वो नहीं है सर। मतलब ये सर ये आई डॉट कैलकुलेट से पहले प्रिंट नहीं, उसका नहीं है, प्रिंट और रिटर्न का नहीं है। डिफॉल्ट पे तो होता है ना हमारा, अगर लिखे भी तो डिफॉल्ट पे कंस्ट्रक्टर तो काम कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन उसका भी कोई हमने यूज़ केस मतलब अभी कुछ उसको अप्लाई नहीं किया हुआ, तो उसका मसला नहीं होता। आप क्या बोलें नवीद? वो तो कंस्ट्रक्टर ही होता है सर। अच्छा हाँ, सेल्फ वाला बाकी आईडी सही है ना, ठीक है, ये नवीद ने सही बताया। आप लोग समझे क्या हो रहा है? ठीक है, आपने भी शायद ये बोला था पहले, आप में से किसने सेल्फ पे बात की थी? अच्छा सॉरी, बिल्कुल सही है, सही बोला आप लोगों ने, चूँकि भाई क्या है, क्लास के अंदर मेथड बना रहे हैं ना, क्लास के अंदर मेथड बना रहे हैं, तो सेल्फ लाजमी आता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कोई वो नहीं है, कंस्ट्रक्टर भले ना मौजूद हो, सही है, तो अगर मैं सेल्फ नहीं लिखूँगा तो क्या करेगा, वो रेडियस को सेल्फ बना देगा, बिल्कुल सही पॉइंट है ये, ठीक है। अगर मैं सेल्फ नहीं लिखूँगा ना, हमने बात की थी कि सेल्फ तो एक कन्वेंशन है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो सेल्फ की जगह इसी वजह से क्या कर रहा था, वो रेडियस को ही सेल्फ कंसिडर कर रहा था, ठीक है, सॉरी, तो सेल्फ लिख देते हैं इसको वापसी से, और इसको भी क्या करते हैं हम, सेल्फ लिख देते हैं, ठीक है, और अभी इसको सही काम करना चाहिए, इतना एग्जीक्यूट किया, वापसी आते हैं इस पर, हाँ ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ अब वापसी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, तो बात यहाँ पे कर रहे थे, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई। अच्छा, बात क्या कर रहे थे कि भाई अगर मैं इसको 4 देता हूँ, ठीक है, मसला पता है क्या है, देख रहे हैं आप लोग कि वो कैलकुलेट एरिया फर्स्ट वाले मेथड को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लास्ट वाले को कंसिडर कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से ये ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ना पाइथन के अंदर जो मेथड ओवरलोडिंग है वो सपोर्टेड नहीं होती, पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग काम नहीं करती। अगर यही चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते ना, तो उसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट स्मार्टली समझ जाता है कि भाई अगर यूज़र ने एक इनपुट दिया है ना, तो कौन सा मेथड जाके एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर एक वैल्यू की ज़रूरत है, देख रहे हैं इसमें एक वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऑटोमेटिकली जाके इस वाले मेथड को ही एग्जीक्यूट कर देगी, लेकिन पाइथन ये वाला काम नहीं कर पा रहा, वो क्या कर रहा है, ये ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट चला रहा है, और इसके वजह से ऊपर वाला मेथड क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसको 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, और क्या हो रहा है, जब भी मुझे ये नीचे वाले मेथड को कैलकुलेट कर आंसर प्रोवाइड कर रहा है, सही है। तो पॉइंट समझ आ रहा है, अगर मैंने लेट से 10 मेथड्स बनाए हुए और सबका नाम क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, कैलकुलेट एरिया,
ठीक है, और हर मेथड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, ठीक है। तो सबसे आप लोग बताएं कौन सा वाला चलेगा, सबसे आखिरी वाला चलेगा, ठीक है। 10 मेथड्स हैं, उनमें से सबसे जो लास्ट वाला होगा सिर्फ वही वाला काम कर रहा होगा, ठीक है। बाकी सारे ऊपर वाले क्या हो चुके होंगे, ओवरराइड हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है कि वो इस तरीके से ओवरराइडिंग की वजह से सारी फंक्शनैलिटी को ख़राब कर देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तरीका है जिसको हम जुगाड़ू तरीका बोल सकते हैं, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग चला सकते हैं, ठीक है। सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चलता है ना वो नहीं है इसके अंदर सपोर्टेड, लेकिन हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हुए ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या है हम देखते हैं। मैं इसी चीज़ को उठाता हूँ दोबारा से, ठीक है, मैं हटाता हूँ इसको और मैं अच्छा देखें क्या किया है। एरिया अगेन वही क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। एक मेथड बनाया, उसको थोड़ा सा उसकी लॉजिक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने लिखा, ठीक है, डिफरेंट तरीके से हमने उसको लिखा। क्या किया हमने, सेल्फ लिखा और ए और बी लिख दिए, ठीक है, 2 पैरामीटर्स बना दिए। ए को ऐसे ही छोड़ दिया, यूज़र उसकी वैल्यू देगा, और बी को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना दिया, सही है। अब मैंने चेक क्या किया, मैंने बोला यार अगर बी की वैल्यू 0 है ना, मतलब यूज़र बी की वैल्यू हमें नहीं दे रहा, समझिएगा बात को। अगर यूज़र ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से उसने बोला कि a2 इक्वल्स टू एरिया, ठीक है, और उसने जब मेथड को कॉल किया a2 डॉट कैलकुलेट एरिया, और उसने यहाँ पे सिर्फ 6 पास किया, कोई दूसरी वैल्यू उसने नहीं दी, तो आप लोग बताएं कि 6 कहाँ पे जाके सेव होगा, ये ए में, नहीं सेल्फ में नहीं होता, सेल्फ में नहीं होता, ए में जाके सेव होगा, ठीक है। तो मतलब बी की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो मैंने क्या बोला, अगर बी की वैल्यू 0 है ना, तो क्या करो, मतलब यूज़र क्या चाह रहा है, एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है, किसका, सर्कल का, ठीक है। मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि अगर यूज़र ने बी की वैल्यू असल तो ना देखें, ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम चीज़ का बार बार यूज़ होना, ठीक है, वो हम सेम चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं रहे। मतलब आपको बता रहा हूँ कि ओवरलोडिंग तो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, इस तरीके की कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हुए, ठीक है। तो लेकिन ओवरलोडिंग फिर भी ये सपोर्टेड नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो देखें क्या हुआ, अगर यूज़र ने बी की वैल्यू नहीं दी तो हम समझेंगे अच्छा भाई वो क्या करना चाह रहा है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसका आंसर रिटर्न करवा दिया। और अगर उसने कोई दोनों वैल्यूज़ दे दी तो हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करवा दिया, सही है। तो अगेन ओवरलोडिंग यहाँ पे फिर भी नहीं हो रही। ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को एक ही मेथड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो अभी देखें, अगर मैं 6 पास करूँगा तो अब क्या बोल रहा है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये हमने चलाया ही नहीं है, ठीक है, इस क्लास को चलाना पड़ेगा हमें। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, इसने मुझे अभी जो निकाल के दे रहा है, क्या दे रहा है, ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है। और अगर मैंने इसको 2 वैल्यूज़ दी 6,7, तो क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा, जल्दी से बताएं। 42 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों तो 42 आंसर आ जाएगा, सही है। तो ओवरलोडिंग इसमें सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, देखें। अगर मैं लिखता हूँ 9 +
87, क्या आंसर आएगा? ये चले 80 कर देते हैं, आंसर आएगा ना इसका, सम हो जाएंगे नंबर्स, 89 आ गया, ठीक है। अच्छा आपको बताइए कि प्लस ऑपरेटर जो है वो और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लेट्स से मैं बोलता हूँ हेलो प्लस वर्ल्ड, काम करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्या करेगा? कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है, कॉन्कैटिनेट कर दिया और उसका आंसर दे दिया, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से लिस्ट बना के 1 2 3, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ प्लस -3 -5 -9, क्या आंसर आएगा? कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं करेगा ना, कॉन्कैटिनेशन वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया इसने, समझ रहे हैं? अच्छा तो देख रहे हैं आप लोग, ऑपरेटर क्या है आपका? सेम है, प्लस ऑपरेटर है ना भाई, लेकिन वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। इंटीजर और फ्लोट के साथ उसका बिहेवियर अलग है, स्ट्रिंग्स के साथ अलग है, और लिस्ट के साथ भी वही है, ठीक है। मतलब समझाने की बात क्या है कि भाई काम करने वाला एक है, प्लस ऑपरेटर एक ही चीज़ है, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे क्या कर रहा है, डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पाइथन में फिर भी सपोर्टेड है, समझिएगा बात को, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर फिर भी सपोर्टेड है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग काम नहीं करती, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो चीज़ है कि डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है या आपकी काम कर रही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हद तक, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी से देखें, क्या देखा था, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग नहीं काम करती और ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करती है, ठीक है। बस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इतनी ही चीज़ें, जल्दी से एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जान छूट जाए। बस इसके बाद एक और है एरर हैंडलिंग, छोटा सा आधे घंटे का शब्द, हाँ ट्राई कैच वाला, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट होता है, कैच जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। अच्छा एब्स्ट्रैक्शन देखिए, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बेसिक सी क्लास बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ बैंक ऐप का, ठीक है। मैं इसमें एक मेथड बनाता हूँ, लेट्स से डेटाबेस नाम देता हूँ, सेल्फ सिंपल मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है। एक और मेथड इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ, और इसमें लेट से मैं एक मेथड का नाम रखता हूँ सिक्योरिटी सेल्फ, और पास कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। बेसिक सी क्लास बनाइए, एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास मैं समझा दूँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा देखें, बेसिक सी क्लास है, एक बैंक ऐप मैंने नाम रख दिया उस क्लास का, ठीक है। दो मेथड्स बनाए हुए हैं, एक का नाम डेटाबेस, दूसरे का नाम सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं लिखा, बस पास किया हुआ है, सही है। एक और क्लास बनाई मोबाइल ऐप की, और उस पर एक लॉगिन मेथड मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें एक बेसिक सा मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इनहेरिट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। लेट से मैं लिखता हूँ बैंक ऐप, क्या लिखता हूँ मैं, बैंक ऐप को मैंने यहाँ पे लिखा, होगा इनहेरिट, ठीक है। एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं मोबाइल ऐप की एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, लेट से मैं बोलता हूँ MA1 इक्वल्स टू मोबाइल ऐप, और मैंने इसको बोला, मतलब कुछ देने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, ठीक है। ब्रैकेट बनाए, एग्जीक्यूट किया, और अगर मैं लिखता हूँ MA1 डॉट लॉगिन, ठीक है, काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मैं लिखता हूँ MA1 डॉट डेटाबेस, ठीक है, ये भी काम आपका करेगा और हमें उसका मैसेज दिखा देगा, सही है यहाँ तक, ठीक है। अब देखें एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। देखें होता क्या है
इसको समझिएगा जल्दी से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई सिक्योरिटी फीचर बना रहा होता है ना प्रोग्रामर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक हो सकता है वो कोई बैंक रिलेटेड सिक्योरिटी फीचर हो, या वो हो सकता है कि कोई वेबसाइट रिलेटेड सिक्योरिटी फीचर हो, ठीक है। देखिए इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई सेम फंक्शनैलिटी हमें बार बार क्लास में इनहेरिट करवानी होती है ना, तो वो हर जगह उसका कोड नहीं लिखा जाता, उसका कोड एक क्लास में उठाकर लिख दिया जाता है, ठीक है, और उसको इनहेरिट किया जाता है, ठीक है, उसको इनहेरिट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर, और उस फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जा रहा होता है। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक बात समझें, पेरेंट क्लास के अंदर जो हमने मेथड बना के लिखा हुआ है ना, मेथड बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो इनहेरिटेंस की मदद से चाइल्ड में तो चला जाएगा, लेकिन लेट से चाइल्ड के अंदर कुछ फर्दर हमें एक्सटेंड करना है उसको, उस मेथड को क्या करना है फर्दर, उस लॉजिक को भी यूज़ करना है और फर्दर कुछ और कोड भी लिखना है हमने चिल्ड्रन क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब होता क्या है, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जो है ना पेरेंट क्लास के अंदर कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी अप्लाई करते हैं कि जिसकी मदद से हम चाइल्ड क्लास को पाबंद करते हैं या उसको इन्फोर्स करते हैं कि तुम सबसे पहले क्या करो, इस मेथड को अपने पास इम्प्लीमेंट करो। समझिएगा बात को, सिनेरियो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर हमें चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड के अंदर कुछ चेंज करना है, पेरेंट वाला जो मेथड है ना उसको इनहेरिट तो करना है, लेकिन क्या करना है साथ ही साथ उसको क्या करना है, चेंज भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, वो एक्चुअली आपके पेरेंट क्लास के किसी मेथड को इन्फोर्स करते हैं कि तुम पे क्या करो, इसको पहले अपने पास इम्प्लीमेंट करो, क्या करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, ज़बरदस्ती करवाता है कि अगर मेरे पास ये मेथड मौजूद है और तुम मुझे अगर इनहेरिट कर रहे हो अपने पास, तो क्या करो, मुझे पहले इस मेथड को अपने पास इम्प्लीमेंट करो, जब भी मैं काम करूँगा। ये थोड़ी सी बात समझ आ रही है मेरी। तो अगर किसी प्रोग्रामर ने कोई सिक्योरिटी फीचर या कोई डेटाबेस कनेक्शन का फीचर अपनी पेरेंट क्लास में रखा हुआ है और चाइल्ड क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा कि तुम क्या करो, कोई एक उस सिक्योरिटी फीचर को इंप्लीमेंट करो। मतलब ज़बरदस्ती हम करवा दें कि मैंने एक मेथड बना के रखा अपनी पेरेंट क्लास के अंदर, इसको तुम लाजमी अपने पास इम्प्लीमेंट करो, जब भी मैं तुम्हें इनहेरिट हो सकूँगी। मतलब जब भी तुम इनहेरिट क्या कर सकोगे, उस पेरेंट को इनहेरिट कर सकोगे, ठीक है। दोबारा, अगर वो सिक्योरिटी वाला मेथड या कोई भी मेथड जिसको हमने नाम दिया हुआ है, अगर वो पेरेंट में मौजूद है और चाइल्ड में मौजूद नहीं है, तो चाइल्ड क्या कर सकता है, उसको इनहेरिट ही नहीं करेगा। थोड़ा सा बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ फिर उसको दोबारा बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक सिक्योरिटी का मेथड बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, इस मेथड को मैं ज़बरदस्ती करवा दूँ। मतलब जब तक कि चाइल्ड क्लास मेरे इस मेथड को अपने पास ना लिखे, अपने पास इम्प्लीमेंट ना करे, जब तक कि वो चाइल्ड क्लास मेरे इस बैंक ऐप को इनहेरिट ही नहीं कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ता है। उसमें क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि भाई सिक्योरिटी का एक मेथड है मेरे पास पेरेंट के अंदर, मैं चाह रहा हूँ ये मेथड लाजमी चाइल्ड के अंदर भी मौजूद हो, जब भी वो मेरे इस बैंक ऐप को इनहेरिट कर सकेगा, अदरवाइज मैं उसको इनहेरिट ही नहीं करने दूंगा। मैं ये वाली फंक्शनलिटी अचीव करवाना चाह रहा हूँ, सही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक ABC ना, हमारे पास फाइल का नाम है, उससे मैंने ABC एक क्लास का नाम है उसको इंपोर्ट किया, और एक डेकोरेटर है एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके, उसको मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है। बताता हूँ मैं क्या होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा और मुझे जिस भी मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाना है, उस पर जाके मैं उसको इस तरीके से लिख दूंगा @abstract मेथड। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे इस सिक्योरिटी वाले मेथड को कंपलसरी बना दो। क्या बना दो, कंपलसरी बना दो। किस लिहाज से बना दो कि भाई अगर चाइल्ड मुझे इनहेरिट कर रहा है, मतलब अगर चाइल्ड बैंक ऐप को इनहेरिट कर रहा है और उसके पास ये वाला मेथड नहीं है, ये वाला मेथड मौजूद नहीं है, तो वो इनहेरिट ही नहीं कर सकेगा, मुझे बैंक ऐप को इनहेरिट ही नहीं कर सकेगा, सही है। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि पहले वो इनहेरिट कर रहा था ना भाई, सब कुछ मैंने आपको चला के दिखाया था, सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन अब की मरतबा देखिएगा क्या होगा। मैंने अच्छा एक और चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ABC। मुझे इस क्लास को पहले
बैंक ऐप के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे की है और दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, इस मेथड के ऊपर डेकोरेटर का यूज़ कर लिया @abstract मेथड करके, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये मेथड कंपलसरी हो गया और अगर ये चाइल्ड क्लास में मौजूद नहीं है तो चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट ही नहीं कर सकेगी। देखते ज़रा इसको एग्जीक्यूट किया। अभी देखें आपके सामने पहले ऑब्जेक्ट बना हुआ था, लेकिन अब मैं दोबारा इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, क्या बोल रहा है कि कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोबाइल ऐप विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी। सही है कि मोबाइल ऐप जो है वो क्या नहीं कर सकती, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकती, मतलब वही इनहेरिट नहीं कर सकती बैंक ऐप को अनलेस कि उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी का मेथड मौजूद ना हो। तो थोड़ा सा पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मौजूद होता है ना, ठीक है, और आपको पता है वो मेथड को सिक्योर रखना है ताकि अगर कोई अटैक हो या कोई वायरस वगैरह उसके अंदर अटैक करे तो क्या हो, उस मेथड को, ये होता है ना साइबर अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अगर कोड मिल जाए ना, जैसे आप लोग सोच के देखें कि अगर हमें मिज़ान ऐप या कोई भी ऐप है उसकी अगर हमें क्लासेस में पता चल जाए उसमें क्लासेस में कौन कौन से मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है, तो लाजमी उसमें गेटर सेटर मेथड भी मौजूद होंगे जो क्या करेंगे, कस्टमर्स के पिन और इस तरह की जो पासवर्ड वाली चीज़ें होती हैं वो डिस्प्ले करते होंगे। सही है, लेकिन नाम क्या है, वो सारा कोड हमसे क्या है, हिडन है, ठीक है। अगर किसी अटैकर को वो कोड एक्सेस हो जाता है तो वो आराम से क्या कर सकता है, बैंक को सेकंड्स के अंदर, उस अकाउंट को सेकंड्स के अंदर खाली कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीचर लाजमी इंप्लीमेंट करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई एक सिक्योरिटी का मेथड है उसको क्या करो, अपने पास लाजमी इंप्लीमेंट करो, जब भी तुम मेरे पास मुझे इनहेरिट कर सकोगे। तो हमने क्या किया, इस तरीके से उस चीज़ को कंपलसरी करवा दिया। सही है, तो अब क्या सोल्यूशन होगा, अभी मैं उसको इनहेरिट नहीं कर पा रहा, अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके डेफ सिक्योरिटी, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस सिंपल मैंने इसमें कोई भी लॉजिक लिख दी, कुछ भी सिंपल सा मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो अब मैंने क्या किया, एक्चुअली उस सिक्योरिटी मेथड को अपने पास भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब की मर्तबा मैं क्या कर सकता हूँ, अब की मर्तबा मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ मैं। तो मेरा पॉइंट समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको पेरेंट में रहते हुए किसी मेथड को इन्फोर्स करवाना है कि वो चाइल्ड में लाजमी मौजूद हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि भाई क्या करो, इसको लाजमी इंप्लीमेंट करो फिर मुझे इनहेरिट करो। सही है, ऑब्जेक्ट बन गया और अब की मर्तबा जब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, लॉगिन भी चल रहा है, अगर मैं लिखूँ ma1.database, ठीक है, तो देख रहे हैं अब मैं उसको भी क्या कर पा रहा हूँ, यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, सारे क्रेडेंशियल और सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको यूज़ कर लिया सिक्योरिटी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद। सर ये सिक्योरिटी जो मेथड नीचे इंप्लीमेंट किया है ये इसको ऊपर वाले का ओवरराइड कर रहा है कि इसको एक्सटेंड कर रहा है? नहीं, ये ओवरराइड कर रहा है, ये ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो लॉजिक है वो यहाँ पे आके ज़ाया हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, इसकी लॉजिक चलेगी, बिल्कुल ओवरराइड कर देगा ये, ठीक है। लेकिन वो याद है ना सुपर वाला, अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ लॉजिक उसमें से ऊपर वाले से भी उठाएं, अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर कुछ चीज़ जैसे रिटर्न हुई हुई है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद रिटर्न हुई हुई है कुछ चीज़, तो आप चाह रहे हैं पहले उसको कॉल करें, ठीक है, और फिर क्या करें, अपने फर्दर लॉजिक को एक्सटेंड करें। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप यहाँ पे आके लिख देंगे सुपर, ठीक है, सुपर डॉट और फिर आपने जो भी मेथड का नाम लिखना है उसको लिखेंगे आप यहाँ पे। उससे क्या होगा, आपका यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को अपनी फर्दर लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ पूछनी है, जैसे फ्रॉम एबीसी टू इंक्लूड एबीसी, तो ये इसको थोड़ा क्लियर करें। अच्छा देखिए, ये जो फ्रॉम के बाद मैंने लिखा है ना एबीसी, ये आपकी फाइल का नाम होता है, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या करो, एबीसी फाइल से इंपोर्ट करो किसको, एबीसी क्लास को, ये एबीसी क्लास का नाम है, बड़ा वाला एबीसी क्या है, क्लास का नाम है, ठीक है। और एक और काम करो, क्या करो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये असल में एक वहाँ पे मेथड बना रखा हुआ उस फाइल के अंदर, ठीक है। मतलब जो पाइथन यहाँ पे जाके डाउनलोड हुई हुई है ना, वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें एबीसी करके एक फाइल मिलेगी, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स के नाम सारे हैं ना, तो जो इसका ग्लोबल डायरेक्टरी है पाइथन की, वहाँ पे एबीसी की एक फाइल होगी, उसके अंदर एक क्लास का कोड लिखा हुआ है, उस क्लास का नाम क्या है, एबीसी, और एक मेथड उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका,
एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने क्या बोला कि उस पहले क्लास को इंपोर्ट करो और साथ ही साथ उसका एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको भी इंपोर्ट कर लो। तो इन दो चीज़ों का हमने इंपोर्ट करके क्या किया, ये वाली फंक्शनैलिटी को अचीव करवाया। बाय डिफॉल्ट फाइल बनी हुई है। जी जी, वो बाय डिफॉल्ट फाइल बनी हुई है, उसमें कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो असल में ग्लोबल डायरेक्टरी में पड़ी हुई होती है। मतलब पाइथन को जब हम रन करते हैं ना, तो वो जहाँ पर मौजूद होता है, अब मेरे करंट फोल्डर में तो पाइथन मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे फोल्डर में मैंने डाउनलोड किया हुआ होगा, सी के अंदर हम यूजुअली कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, यही सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करके हम अपनी क्लास के लिए कोई फाइल बनाए उसको इंपोर्ट कर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल उसको भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सट्रैक्ट मेथड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, फिर आप ना क्या करेंगे उसको, आप उसको लिखेंगे इंपोर्ट ABC, फाइल को इंपोर्ट करेंगे आप, ठीक है। किसको इंपोर्ट करेंगे, फाइल को। फिर आप ABC करके आगे यूज़ कर होंगे डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। ABC डॉट, अब देख रहे हैं यहाँ आपके पास ABC आ रही है, फिर आपको ये ABC यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इस ABC की बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा, ABC डॉट ABC, फिर ये काम करेगा, सही है। लेकिन इससे मसला क्या होता है कि अगर आपने पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया ना, तो एक तो आप देखें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि बार बार आपको ABC डॉट करके उस मेथड का या उस क्लास का नाम लिखना पड़ रहा होता है। दूसरी चीज़ ये कि वो पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाती है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ यूज़ करनी है, आपने पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ। पूरी फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा कोड होता है, मे बी के थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड मौजूद हो, तो इतना सारा कोड क्यों इंपोर्ट करके हम अपने प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जो चीज़ पे काम करना है सिर्फ उसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं हम, सही है। तो उसके तरीक़ाकार ये होता है हमारे पास। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बस यही है, ठीक है। इतना कोई इसमें फर्दर डिटेल नहीं है। और यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आपको इस पर एक प्रोजेक्ट मिलेगा, सैलानी की तरफ से है वो, तो आप लोगों ने वो अब सॉल्व करना होगा।